और इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले थोड़ी देर में धामी कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी। इस बैठक में आज ही यूसीसी पर मुहर लग सकती है। तकनीकी पेंच की वजह से आज ये मीटिंग बुलाई गई है। पहले 6 फरवरी को होनी थी, लेकिन आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, वो भी रविवार के दिन। 5 फरवरी को कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग होगी। बिना कैबिनेट में पास के कार्य मंत्रणा में ये नहीं जा सकता था। इस वजह से आज कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ी है। आज बिल को मंजूरी मिलने के बाद 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर है, कैबिनेट की मीटिंग थोड़ी देर में ही धामी पहुंच जाएंगे और इसी मीटिंग के दौरान यूसीसी ड्राफ्ट पर मुहर लग जाएगी, जिसके बाद कल आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कार्य मंत्रणा के पास भेजी जाएगी यूसीसी ड्राफ्ट। तो हलचल तेज हो चुकी है। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर सरगर्मियां बहुत ज्यादा है। कुछ दिन पहले कमेटी की ओर से यूसीसी ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया, जिसका कवर पेज में हम आपको दिखा रहे हैं। और अब इस पर कैबिनेट में मुहर लगने के बाद ये सदन के पटल पर रखी जाएगी विधेयक के तौर पर, और पास होने के बाद ये एक कानून बन जाएगा उत्तराखंड में। हालांकि तब तक के रास्ते बहुत आसान नहीं है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी बार बार कह रहे हैं कि अगले विधानसभा सत्र से पहले राज्य में लागू हो जाएगा यूसीसी। और ज्यादा जानकारी के साथ पे सुनील प्रभात लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, क्या अपडेट है, बताइए। देखिए, इसी का इंतजार हो रहा है। हालांकि यहाँ पर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अभी कैबिनेट मीटिंग शुरू नहीं हुई है। कुछ देर बाद यानी कि अगले 5 से 10 मिनट में कैबिनेट मीटिंग शुरू हो सकती है। और ये माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है, बहुप्रतीक्षित ड्राफ्ट है, जिस पर पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई है, उसको कैबिनेट की हरी झंडी मिल जाएगी। कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही एक तरह से जो एक प्रक्रिया होती है इसको बिल के फॉर्मेट में डालने की, वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद कल से जो 5 फरवरी से जो विधानसभा सेशन शुरू हो रहा है, उस विशेष सेशन में 6 फरवरी को जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है उसको टेबल कर लिया जाएगा। इसको लेकर पूरे उत्तराखंड में एक तरह से उत्सुकता लोगों के अंदर है। जिस तरह से 2 फरवरी का एक बड़ा दिन था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी ने 20 महीनों की लंबी मशक्कत के बाद जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसको सरकार को सौंपा, तो ठीक उसी तरह से आज का भी एक ऐतिहासिक दिन हम कह सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री कैबिनेट के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट है उसको रखेंगे और कैबिनेट इस पर पूरी चर्चा के बाद इसको हरी झंडी दे देगी, ताकि इसे विधानसभा में पेश किया जा सके। लंबा वक्त लगा यूसीसी ड्राफ्ट को तैयार करने में, लाखों लोगों से राय ली गई, बुद्धिजीवियों के साथ दर्जनों मीटिंग्स हुई, जिसके बाद ये ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। और अब जब ये कैबिनेट में रखा जाएगा, मुहर लग जाएगी, तो जो सरकार की प्रतिबद्धता है बीजेपी सरकार की, वो तो नजर आ रही है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से यूसीसी को लेकर किस तरह की तैयारी या फिर किस तरह की बातें कही जा रही है? देखिए, यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बात उत्तराखंड में देखने को मिल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी जो विपक्ष का कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। आप लगातार विपक्ष की बयानबाजी सुन रहे होंगे कि जब ये ड्राफ्ट सदन में रखा जाएगा उसके बाद हम कुछ कहने की स्थिति में है। ये लगातार विपक्ष और खासकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसी कहते आए हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है उसके अंदर क्या है, करीब 400 सेक्शन इस ड्राफ्ट में भरे पड़े हैं, ये अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए विपक्ष भी बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये बड़ा मामला है, जनता से जुड़ा हुआ मामला है। और जिस तरह से सरकार ये बात दावा कर रही है, जिस तरह से सूत्रों से छनकर जो जानकारियां बाहर आ रही हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कानून आने वाला है। क्योंकि इसमें तमाम, चाहे वो तलाक की बात हो, चाहे उत्तराधिकार की बात हो, गोद लेने की बात हो, या उनके बेसिक राइट्स की बात हो, उनको बढ़ावा देने की, एक बराबरी का दर्जा देने की बात कही गई है। अगर ड्राफ्ट में ऐसा हुआ तो अगर कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल इसका विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको भी चुनाव में जाना है, उनको भी इसी सोसाइटी में रहना है। इसीलिए कोई स्पष्ट अभी तक विपक्ष की ओर से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन विपक्ष भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि जब जी ठीक है सुनील, धन्यवाद इस वक्त की अभी तक की जानकारी देने के लिए। आगे वहां जिस तरह से हलचल बढ़े, आप इशारा कीजिएगा, आपसे जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। और बुलंदशहर का भूतेश्वर मंदिर लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि यह मंदिर रातों रात बनकर तैयार हो गया है, और कुछ लोगों की मंदिर को लेकर अलग मान्यताएं हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
ये है बुलंदशहर का भूतेश्वर मंदिर। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना माना जाता है। मंदिर किसने बनाया इसे तो कोई नहीं जानता, लेकिन मंदिर को लेकर तरह तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस मंदिर को बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, बल्कि ये रातों रात बनकर तैयार भी हो गया। इसीलिए मंदिर को रहस्यों से भरा कहा जाता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये मंदिर भूतों ने बनाया और इसी वजह से इसका नाम भूतेश्वर मंदिर पड़ा। वहीं मंदिर के महंत इस बात को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ये बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है और इसीलिए यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। ये जो मंदिर है कितने साल पुराना है? ये 550 वर्ष पुराना मंदिर है। सबसे पहले जो भूतेश्वर मंदिर का नाम रखा गया है वो यही मंदिर है। अच्छा, लोग ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ इस मंदिर को कभी भूतों के नाम से जाना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भूतों के नाम से जाना जाता है। भूत कभी ऐसा मंदिर बना सकते हैं क्या? ये तो जनता का मंदिर है, जनता ने ही बनाया है। भूतों का कोई मंदिर नहीं है। ये तो जो अफवाह उड़ाते हैं लोग, जाने क्या क्या कहते हैं, वो कोई बात नहीं है। मंदिर के महंत का कहना है कि उनसे पहले उनकी 5 पीढ़ियां मंदिर की सेवा का काम कर चुकी हैं। भूतेश्वर मंदिर के अंदर 3 शिवलिंग हैं। श्रद्धालु महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी वंदना करते हैं। यहाँ सुबह शाम हर वक्त महादेव की गूंज दूर तक सुनाई पड़ती है। सोमवार के दिन तो यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मनोकामना मांगते हैं। रोज सुबह 5 बजे यहाँ महादेव की पूजा होती है। स्थानीय लोगों को भूतेश्वर महादेव में अटूट विश्वास है। उनका मानना है कि बाबा किसी की भी मनोकामना को व्यर्थ नहीं जाने देते। कामना पूरी होने पर बाबा को खुर्जा की खुरचन भी चढ़ाई जाती है। मंदिर तकरीबन 400 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन अभी भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये मंदिर किसने बनाया। बुलंदशहर से न्यूज़ 18 के लिए प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। पहाड़ों पर जिस बर्फबारी के लिए लोग तरस रहे थे, वही कुदरत ने सबकी मुराद पूरी कर दी है। वादियों के साथ साथ सड़कों पर भी बर्फ की चादर चढ़ गई है। 3 पहाड़ी राज्यों में अच्छी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी होने से दिक्कतें भी हो रही है, लेकिन लोग फिलहाल खुश हैं। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। हर तरफ सफेदी छाई हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल की वादियां बर्फ से गुलजार हैं। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। इन 6 तस्वीरों में देखिए, ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ों पर हिमयुग लौट कर आ गया है। जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद तो दूर दूर तक बस बर्फ ही बिछी हुई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। श्रीनगर में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर 2 इंच से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। सैलानियों की तो बहार ही आ गई। वो जमकर मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा पहलगाम का नहीं, सोनमर्ग का नहीं, गुलमर्ग का नहीं, बल्कि श्रीनगर की सड़कों पर ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। लगभग 4 से 5 इंच की जो बर्फ है वो सड़कों पर जमा हो गई है। एक सफ़ेद मोटी चादर जो है बर्फ की वो बिछी हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। इसके लिए लोग दुआएं कर रहे थे और जब से चिल्ला खुर्द की शुरुआत हुई है तब से ही मौसम बिल्कुल बदल गया है और उसी वक्त से जो है यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल रही है और आज भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कश्मीर की ऊंची ऊंची वादियों में हर जगह बर्फ दिखाई दे रही है। इतने कठिन हालातों के बीच सेना के जवान एक गर्भवती महिला के लिए देवदूत बन गए।
कुपवाड़ा में जवानों ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया क्योंकि बर्फबारी से रास्ते बंद हो चुके थे। देश के कोने कोने से सैलानी गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं। वहीं विदेशी पर्यटक भी कश्मीर टूर पर आए हैं। स्कीइंग को लेकर रोमांच दिखाई दे रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है और टूरिस्ट भी काफ़ी खुश है और सभी लोग हैं जो मुंतजिर थे आज तक बर्फबारी हो। और क्या कहेंगे आप इस हवाले से, टूरिज्म के हवाले से? गुलमर्ग जो है हमारी ये राउंड डेस्टिनेशन है और ख़ासकर ये स्नोफॉल में विंटर में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे हम जो स्कीइंग कराते हैं विंटर में उसके लिए काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं और हर कोई थ्रू आउट जम्मू कश्मीर और पूरे देश में स्नोफॉल का इंतज़ार कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा जनवरी में स्नोफॉल डिले हुआ। वी हैड अ गुड स्नोफॉल, जैसे कि आप देख रहे हैं। स्कीइंग भी आज हम लोगों ने शुरू किया, हमने इसकी पेट्रोल टीम भी डिप्लॉय की है हर जगह से, एंड वी आर हैप्पी। रामबन की इस मनमोहक तस्वीरों को देखिए। बर्फ से दूर दूर तक सब ढक चुका है। पुलवामा में भी बर्फबारी को लोग तरस रहे थे। त्राल में भी हर तरफ बर्फ ने डेरा जमाया हुआ है। बर्फबारी से जहां स्थानीय लोग खुशहाली की उम्मीद लगाए हुए हैं, तो वहीं खराब मौसम दिक्कतें भी पेश कर रहा है। लेह में बर्फ गिरने से हवाई और सड़क यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। मीना मार्ग में 12 इंच बर्फबारी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की ऊंचाई वाले इलाकों में हर तरफ बर्फ ही नजर आ रही है। डलहौजी में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। शिमला में भी बर्फबारी से हर तरफ सफेद उजाला फैला हुआ है। काफी समय बाद लोगों की मन की मुराद पूरी हुई है। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान -6 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम की चाल पूरी तरह से बदल चुकी है। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। चमोली के ग्रामीण इलाके भी बर्फ से ढके हुए हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। चक्राता में सड़कों पर बर्फ ने घर बना लिया है। यहाँ स्नो ब्लोवर मशीन से सड़क की बर्फ हटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला भवन के संग्रहालय में प्रदर्शनी लगी हुई है और इस प्रदर्शनी में भगवान राम और माता सीता का सिक्का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो कि मुगल साम्राज्य के वक्त का बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहा जाता है भगवान राम का कण कण में वास होता है। राम हर जगह है और राम सबके। और ये यूं ही नहीं कहा जाता। प्रभु श्री राम में केवल उनके भक्त ही आस्था नहीं रखते, बल्कि राम की महत्ता दूसरे पंथों तक भी है। अयोध्या में जहां रामलला विराजमान हो गए हैं, तो वहीं उनसे जुड़ी एक ऐतिहासिक बात काशी से सामने आई है। बीएचयू के कला भवन के संग्रहालय में प्रदर्शनी लगी हुई है। इस प्रदर्शनी में भगवान राम और माता सीता का सिक्का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये सिक्का कोई आम सिक्का नहीं है, इतिहास को संजोए हुए है। कहा जा रहा है कि ये सिक्का अकबर ने जारी किया था, जिसमें फारसी में सियाराम उकेरा गया था। सिक्के पर 1556 से 1605 तिथि लिखी हुई है। इसके साथ ही सिक्के पर भगवान राम और सीता की आकृति बनी हुई है। भगवान राम को धनुर्धारी और सीता जी के दाएं हाथ पर कमल पुष्प भी दिख रहा है। भारत में मुगलों ने लंबे समय तक शासन किया और अकबर ही वो सम्राट रहा जिसने राम नाम से ही भारत में अपनी जगह बनाई थी। वो हिंदुओं का विश्वास जीतने में यकीन करता था और इसलिए उसने राम सिया के नाम से सिक्का जारी किया था। आप सभी जानते हैं कि जो अकबर था वो दीन इलाही धर्म का फौज था और वो हिंदुओं के बीच में, और उसको ये पता था कि भारत के बीच में अगर उसे अपनी जगह बनानी है तो उसको सर्वधर्म वाली पद्धति अपनानी पड़ेगी। तो इसलिए उसने ये कुछ ही सिक्के, आई थिंक 4 या 5 सिक्के जारी किए थे, जिसमें से एक सिक्का हमारे पास है जो चांदी में है, जिसमें पीछे एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन है और आगे की तरफ उनका राम सिया को दिखाया गया है।
ये सिक्का आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संग्रहालय में मौजूद है, जिसे इन दिनों प्रदर्शनी के जरिए काशी के जनता को दर्शन करवाया जा रहा है। ये सिक्का 500 साल पुराना है। मुगल राज में भगवान राम का कितना प्रभाव था, ये सिक्का उसकी तस्दीक करता है। साथ ही ये भी स्पष्ट कर रहा है कि मध्यकाल में राम के अस्तित्व को मुगलों ने भी स्वीकारा था। वाराणसी से रवि पांडे, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।